ठीक है, क्या मेरी बहुत तेज आवाज आ रही है क्या मेरी? बिना माइक के सही रहेगा। ठीक, तो हम लोग गांधीवाद में क्या कर चुके थे, कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? कि अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया, और नमक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी बेसिक नीड है, बिना नमक के घर में खाना बन नहीं सकता। तो गांधी जी ने उसका विरोध करने के लिए दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा कब की, कहां से कहां तक गए, कितने प्रतिनिधियों के साथ गए? आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि दांडी यात्रा कब की, कितने प्रतिनिधियों के साथ की, और कब यात्रा शुरू किया और कब यात्रा खत्म किया, यात्रा के दौरान कितना समय लगा, कितने दिन वो पैदल चले, समझ रहे हो? दांडी यात्रा उनकी सबसे बड़ी यात्राओं में से एक थी। और ऐसा नहीं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, बीच बीच में अंग्रेजों के सिपाही आते थे और हर एक सत्याग्रही को पीटते थे बराबर। और गांधी कहते थे कि कोई भी जो मेरे साथ चल रहा है हाथ नहीं उठाएगा। कईयों बार तो ऐसा हुआ है कि लोहे की रॉड से पिटाई हुई है, और उनमें से किसी सत्याग्रही ने आवाज नहीं उठाई है, समझ रहे हो? एक पत्रकार थे, मिलर फिशर नाम था शायद उनका, अमेरिकन पत्रकार। उन्होंने उस प्रोटेस्ट को कवर किया पूरा, और उन्होंने दिखाया कि उस यात्रा के दौरान उस 24-25 दिनों में उनकी कितनी मार हुई है। वो हर दूसरे तीसरे दिन हर 10-15 किलोमीटर में मार खाते थे, और तब जाके वो दांडी पहुंच पाए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, कर पाओगे? छोड़ के भाग जाओगे तुरंत, है ना? कोई डांट देता है तो भाग जाते हो, वहां मार हो रही है रोज, और तब जाके वो नमक कानून को तोड़ते हैं वो। और सिंबॉलिक ही होता है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिकल है कि प्रतीक के रूप में कि हम अंग्रेजों तुम्हारे इस तानाशाही कानून को नहीं मानते। ठीक है, ज्यादातर चीजें सिंबॉलिक ही होती हैं जब आपको दिखाना होता है कि हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? सिंबल्स, सिंबॉलिक चीजें। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अरब स्प्रिंग हुई थी, अरब क्रांति। अरब का नाम सुना ना? अरब में बहुत सारे देश आते हैं, कुछ एशिया के, कुछ अफ्रीका के। तो एक देश है ट्यूनीसिया। मैंने बोला था कि आप हमेशा देख लिया करो ग्लोब में कौन सा देश कहां पे है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ट्यूनीसिया में बहुत आतंक था, किसका? पुलिस का। पुलिस जो रेड़ी पट्टी लगाने वाले लोग होते हैं ना, उनसे हफ्ता वसूलती थी। आपने देखा हो, क्या पता आपके यहां वसूलती हो, कि दुकान, रोड के किनारे कोई दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, पुलिस के सिपाही आते हैं और उससे कहते हैं निकालो 500। तो एक वहां फल बेचने वाला व्यक्ति था, उससे ऐसे ही लेते थे हर हफ्ते, बहुत परेशान था वो, जितने की कमाई नहीं पता चला उसको दे देना पड़ता था। एक दिन उसने गुस्सा के अपने आप को जला लिया, अपना आत्मदाह कर लिया कि कब तक इनका आतंक सहूंगा मैं। और उसके बाद पूरे ट्यूनीसिया में लोग रोड पे आ गए, क्रांति हो गई और सरकार बदल दी गई। जैसे आपने अभी नेपाल में देखा है कि सारे यूथ वहां, यहां तो यूथ का मूवमेंट था, वहां सारे लोग आ गए, और वो फिर ट्यूनीसिया ही नहीं, पूरे अरब में देशों की सरकार बदल गई। आसपास के कई देश सब उसकी चपेट में आ गए। बात समझ आ रही है? तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं इंस्टेंटेनियस, जो आग पकड़ लेती हैं, और ऐसी कुछ घटनाएं होनी भी चाहिए। तो गांधी इरविन समझौता भी हो गया था। मैंने आपको बता दिया था कि लॉर्ड इरविन उस टाइम पे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या करना चाह रहे थे? गांधी जी समझौता करना चाह रहे थे, और समझौते के तहत उन्होंने कहा था कि, गांधी ने कहा कि जितने के ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उन सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन भगत सिंह उस में नहीं छूट पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के ऊपर किसको मारने का आरोप होता है? कौन से पुलिस अधिकारी को? सॉन्डर्स को। अब वो उस टाइम का एसपी था, ठीक है, उसको मारने का आरोप होता है, और उसके बाद वो, उनको फांसी हो जाती है, वो नहीं छूट पाते। इसीलिए गांधी जी का विरोध भी होता है कई जगह कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। अब आप हेडिंग डालिए, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज, अब ये 3 सम्मेलन होते हैं गोलमेज के। ठीक है, तो इसमें लिखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, पहला नवंबर 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में।
दूसरा कब होता है 1931, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में संपन्न हुआ। 1932 में। भाई बहुत आसान है, लेकिन बार बार पूछता है यार एग्जाम में कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो किसमें लिया था, दूसरे में। ध्यान रखना, दूसरे में, सिर्फ दूसरे में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग। ठीक है, क्योंकि अंबेडकर साहब चाहते थे, अभी 32 आप आ गए ना, 32 में एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, वो बाबा साहब इसीलिए बार बार गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे कि हम अपनी जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम अंग्रेजों से मिलकर पूरा करवा सके। ठीक है, कांग्रेस नहीं आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस तो विरोध कर रही थी उन चीजों का, क्योंकि अंग्रेजों से वो मुक्ति चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से मुक्ति नहीं चाहते थे, उनमें से बाबा साहब भी एक थे। समझो, बाबा साहब ये नहीं चाहते कि देश अंग्रेज छोड़ के चले जाएं और आजाद कर दें। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, यहां शासन कौन करेगा? काले अंग्रेज। कि मतलब जो शोषण ये गोरे कर रहे हैं वही शोषण ये काले करेंगे। फिर तो अंग्रेज यहां से जाने से पहले समाज को ठीक कर दें, राजनीतिक सुधार कर दें। और एक लेवल तक गांधी भी नहीं चाहते थे कि बहुत जल्दी भाग जाए अंग्रेज। अंग्रेजों को सब इतना जल्दी भगाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि यहां रहते हुए सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाएं, वरना फिर से वही राजशाही आ जाएगी। जैसे राजाओं का शोषण चलता था, गरीब जनता गरीबी रह जाएगी। तो बहुत सारा सिस्टम ठीक कर दिया जाए। पूना पैक्ट में क्या होता है? पूना पैक्ट में वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन लेके आते हैं, सीटों का रिजर्वेशन, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। बात समझ आ रही? तो आगे लिखिए, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। ये पूछता है कि गांधी कब शामिल हुए? इसी में कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी। ठीक है, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी शामिल होते हैं। जबकि इस टाइम पे कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे गांधी। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी। कब? 1924 में ही। अगर कोई पूछे आपसे कि गांधी जी किस पार्टी से थे, तो बताओ किस पार्टी से थे? किसी पार्टी से नहीं थे। ठीक है, यस। ठीक है, वो सिर्फ 1924 तक ही कांग्रेस के सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से सदस्यता त्याग दी। जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे लोग संविधान सभा में, संसद में बैठ के संविधान बना रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे आजादी का। गांधी कहां थे? गांधी नहीं थे वहां पे। गांधी बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कर रहे थे। नोआखाली नामक जगह में बहुत दंगा हो रहा था वहां। तो गांधी अलग ही व्यक्ति थे। ठीक है, इसीलिए आज इतने रिलेवेंट। आगे लिखिए, अब अगला हेडिंग डालिए, सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता। इसी को बोलते हैं पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता। 1932। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गांधी की बड़ी आलोचना करते हैं ना, जम की आलोचना करते हैं। और आलोचना होनी भी चाहिए कुछ मुद्दों पे, ऐसा नहीं कि सबको आप भगवान मान लो। गांधी तो खुद कहते थे मुझे भगवान मत मान लेना, क्योंकि भगवान मान लोगे तो बुराई नहीं देखोगे, फिर अच्छा ही देखोगे। आलोचना करो, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ लोग गांधी को बहुत ज्यादा बुरी आलोचना करने लगते हैं, उनको देशद्रोही तक कहने लगते हैं। ठीक है, देश को एक करने में सबसे बड़ा रोल गांधी का, वो आपको दिखेगा पूना पैक्ट में, और खासकर हिंदू समाज को एक करने में। क्यों? अब देखो, आपने 1909 में देखा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू हो चुका था। ये क्या है भाई? पृथक निर्वाचक मंडल। मतलब हिंदू हिंदू को चुन रहा है, मुसलमान मुसलमान को, महिलाएं महिलाओं के, सिख सिख को। इससे क्या होगा? समाज का विभाजन होगा। और अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
टू में दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल लेके आ रहे हैं। दलित किस समाज का पार्ट है? हिंदू समाज का ही तो पार्ट है। और अगर वो लागू हो, अब जैसे ही 1932 में अम्बेडकर बाबा साहब ये बात लेके आते हैं कि अब दलित सिर्फ दलित को वोट करेगा, गांधी जी इसका बड़ा विरोध करते हैं और वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर ये लागू हो गया तो। गांधी और अंबेडकर में वैचारिक मतभेद थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे का सम्मान था, लेकिन वैचारिक मतभेद थे। अंबेडकर बड़ी आलोचना करते थे गांधी की, है ना। जब गांधी को कोई बापू कहता था, कौन थे, कहां का बापू है, किसका बापू? आप एक इंटरव्यू देखना, मैं भेजूंगा, टेलीग्राम लिंक है उसकी, बीबीसी का, बाबा साहब का ओरिजिनल इंटरव्यू। उन्होंने गांधी की बड़ी आलोचना की है। और 1932 में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, बोले कि मैं मर जाऊंगा अगर ये दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हुआ। क्यों? क्योंकि इससे समाज टूट जाएगा, खासकर हिंदू समाज, विभाजन हो जाएगा। अब सब लोग मनाने लगे किसको? बाबा साहब को। बाबा साहब प्लीज मान जाइए वरना गांधी मर जाएंगे। ठीक है, अब गांधी जी बहुत लंबा दिनों का उपवास रख लिए, अब मरने ही वाले हैं। फिर बाद में बाबा साहब मान गए, अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि कुछ सीटें रिजर्व करो तुम, हमारे जो पिछड़े वर्ग है, जो पीछे छूट गए हैं, दलित समुदाय हैं, उनके लिए कुछ सीटें क्या होंगी? रिजर्व होगी। वोट सब करेंगे उनको, लेकिन वहां लड़ेगा सिर्फ उसी समुदाय का व्यक्ति। तो जो ये आज रिजर्वेशन देखते हो ना कि सीट रिजर्व हो गई है, यहाँ एससी है, यहाँ एसटी है, यहाँ महिलाओं के लिए है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन है 1932 के, समझ लो। लेकिन गांधी की जान के लिए भी बाबा साहब समझौता करते हैं कि गांधी मरना नहीं चाहिए। और उनसे पूछते हैं कि आज तक आपने किया क्या है, दलितों के लिए क्या किया, ये बताइए। बाबा साहब किससे पूछते हैं? गांधी से। कि बहुत बड़े नेता हो आप देश के, लेकिन आपने उस समुदाय के लिए क्या किया है जो पीछे छूट गया है। तब गांधी जी को लगता है कि हाँ कुछ तो करना बाकी रह गया है। फिर वो घूम घूम के हर जगह वो दलितों को एक नाम देते हैं, हरिजन। कहते हैं कि अब इनको कोई दलित नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? हरिजन। हरि के जन हैं, मतलब भगवान के जन। और वो छुआछूत निवारण के लिए पूरे देश में घूमते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं छुआछूत बहुत होती है, ठीक है ना। समाज के कुछ वर्गों में आज भी आप जाओगे पिछड़े इलाकों में तो छुआछूत प्रैक्टिस मिलती है। लेकिन आर्टिकल 17 में यह ध्यान रखना, भारतीय संविधान के, ये अनटचेबिलिटी बैन है, इलीगल है। कोई अगर करता है तो 6 महीने की जेल होगी उसको, 6 महीने की जेल अगर कोई छुआछूत प्रैक्टिस करता है तो, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य कारणों को छोड़ दो कि कोरोना में तो सब कर ही रहे थे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। लेकिन अगर कोई जातिगत आधार पर छुआछूत करता है तो वो अपराध है, ठीक है। इसको निवारण करने के लिए गांधी ने पूरे देश में भ्रमण किया कि अब हम दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट गया है, उसके लिए हम काम करेंगे, समझ रहे हो। तो एक तरफ बाबा साहब का विजन था, गांधी का विजन था, दोनों मिलकर चल रहे थे, लेकिन कुछ मुद्दों पे दोनों के मतभेद थे और मतभेद होने भी चाहिए। एक मत अगर सब हो जाएंगे तो फिर कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र में मतभेदों की भी जगह होती, ठीक है। तो लिखिए इसमें 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को आपको अपनी जगह से खड़े नहीं होना है, ठीक है। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, वरना इन डिसिप्लिन के चक्कर में बाहर कर दूंगा। फिर आपको अलाउ किया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास की गरिमा को भंग करेंगे, ठीक है, कोई भी हो। लिख लिया? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, वही डोनाल्ड जो आज डोनाल्ड ट्रंप के रूप में आप देख रहे हो ना, उसी प्रजाति का आदमी रहा होगा ये भी, ठीक है। क्या लिखा आपने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट, पंचाट का मतलब होता है एक आदेश, ठीक है, एक पंचाट जारी किया जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। क्या बोला गया? कम्युनल। कम्युनल समझते हो? कम्युनल होना क्या होता है? मतलब सांप्रदायिक होना, मतलब धर्मों जातियों के लेके बहुत कट्टर विचार रखना, वही होता है कम्युनल आदमी, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे
कम्युनल लोग देखने होंगे, सांप्रदायिक लोग देखे होंगे, जो धार्मिक विभेद की बात करते हैं, जातिगत विभेद की बात करते हैं, उनके अंदर कट्टरता भरी होती है ना, वही है कम्युनल लोग। तो ये किया किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्या वो एक्चुअल में अंग्रेजों की नीति क्या थी? बांटो और राज करो, जितना बांट सको इनको, धर्मों में, जातियों में, क्षेत्रों में, समुदायों में, सब में बांट डालो इनको। ठीक है, वो हमेशा से यही करते ही रहे थे। तो उनकी पॉलिसी यही थी कि भारतीय समाज को पहले उन्होंने धर्मों में बांटा, बंगाल का विभाजन करने का, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। अब कहा कि अभी भी तो हिंदू समाज बहुत एक है, इसमें भी टूटने की संभावना है। तो कैसे टूटने की संभावना? अलग अलग जातियां हैं, उन्होंने बोला कि जातियों को तोड़ो अब। और जातियों को तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन, कारण उन्होंने पकड़ लिया किसको? कम्युनल अवार्ड को, कि कुछ जातियों को अलग दे दो, कुछ जातियों को अलग दे दो, तो ये अपने आप को क्या समझने लगेंगे कि हम तो अलग अलग हैं, हमारा इनसे क्या संबंध है, और आपस में ही लड़ जाएंगी। जातिगत विभेद बढ़ा दो, तो उसको एक करने में, देश को एक करने में यहां पे गांधी का रोल है। समझ रहे हो? तो जो आपसे कभी गांधी की आलोचना करें आपके सामने और बोलें कि गांधी ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसका समर्थन किया, उसका समर्थन किया, तो आप ये पूरा पैक्ट से उसको जवाब दे सकते हो कि आज पूरा देश एक है, तो वजह ये है, वरना देश में कई सारे टुकड़े हो गए होते और सब अपने अपने लिए लड़ रहे होते, बोलते ये मेरा देश है, मेरा देश, ये मेरा देश, छोटे छोटे दूरी पे देश बने होते। ठीक है, आपको सोनभद्र से बनारस जाना है तो एक देश दूसरे देश से पहुंच जाते हैं आप, वीजा लेना पड़ता, वीजा पासपोर्ट चाहिए आपको, यहां से बनारस, प्रयागराज, और फिर बगल में बिहार है वहां जाने के लिए। तो ये एक हुआ है किसकी वजह से? गांधी की वजह से। ये कंट्रीब्यूशन उनका। आगे लिखिए, इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को, पृथक निर्वाचक, पृथक निर्वाचक क्या है? कई बार बता चुका हूं कि सब अलग अलग समुदाय या ग्रुपों के लोग अपने ही लोग को चुनेंगे। अच्छा, अभी क्या ऐसा है क्या कि मान लो लोकसभा की सीट है सोनभद्र में, एक किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो क्या उसको सिर्फ उसी संप्रदाय के व्यक्ति वोट करते हैं? सारे लोग वोट करते हैं। पृथक निर्वाचक ये था कि उसको सिर्फ उसी संप्रदाय के लोग वोट करेंगे। ठीक है, ये कहां से आ गया? ठीक, उसको सिर्फ क्या करेंगे? उसी संप्रदाय के लोग वोट करेंगे। ये अंग्रेज ऐसा चाह रहे थे ताकि इसमें क्या हो जाए? बंटवारा हो जाए और ये टूट जाए। ठीक है, आगे लिखिए, क्या लिखा? पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर लागू कर दिया। और आप जानते हो कि दलित समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है देश में, और वो टूट जाएगा तो देश पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी, शेड्यूल कास्ट कहां है? यूपी में। सबसे ज्यादा एसटी आबादी कहां है? एमपी में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये बहुत बड़े समुदाय ग्रुप है। सबसे बड़ा एससी वर्ग कहां है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा एसटी वर्ग, जिसको आप शेड्यूल ट्राइब्स कहते हो, वो कहां है? आपके पड़ोस में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कई सारी जनजातियां हैं, गोंड, बैगा, भील, सहरिया, भारिया, वो सब एसटी समुदाय के पार्ट। ठीक है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन अब सब एक हो गए। लिख लिया? आगे लिखिए, गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर मतलब कल, आज कौन सी सितंबर है? 19 है। कल गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। कब? 1932 में। ठीक है, तो 20 सितंबर 1932 को दलित वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में, यानी पूना पैक्ट के विरोध में। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल की जो सुविधा मिली थी दलित वर्ग को, उसके विरोध में गांधी ने क्या किया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, लिखना है आपको, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। पूना पैक्ट के बारे में समझाइए, पूना पैक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे लिखिए, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पुरुषोत्तम दास टंडन, लिख पाओगे? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन एवं सी राजगोपालाचारी। ये सारे नाम आपको याद हो, बहुत कॉमन नेम है। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद, 5 दिनों तक लगातार उपवास किया उन्होंने। गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद आप कितने दिन उपवास कर सकते हो मैक्सिमम? 1 दिन कर सकते हो ना? 1 दिन तो आपने किया होगा। आजकल लोग उपवास कैसे करते हैं? उपवास वाले दिन ज्यादा खाते हैं फिर वो, है ना, कि पहले आज तो मेरा उपवास है कहेंगे सुबह सुबह, अब उपवास है मेरा तो सुबह सुबह मैं चाय पीऊंगी 1 लीटर, है ना, 1 लीटर और चाय पी गई। फिर दोपहर में आज उपवास है तो आलू खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, फल खाएंगे 2-2 किलो कि आज मेरा उपवास है। फिर शाम के 4 बजे के बोलेंगे आज उपवास है, फिर से कुछ नाश्ता हो जाए सोयाबीन की या कि साबूदाना की कुछ बन जाए, खिचड़ी उचड़ी। फिर रात में कहेंगे आज तो मेरा उपवास है, अब मुझे रात में फलाहार या रात में उसको पारण करना है। तो जितना नॉर्मल दिन में नहीं खाते उससे ज्यादा तो लोग उपवास के दिन खा लेते हैं। लेकिन उपवास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इंडियन जो सिविलाइजेशन में हर धर्मों में उपवास का कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों में आप देखोगे रमजान में 1-1 महीना उपवास करते हैं, रोजा रखते हैं ना। तो उनका उपवास कैसे होता है कि वो दिन में कुछ नहीं खाएंगे, रात भर खाएंगे फिर, है ना। तो उपवास का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी को डिटॉक्स करने का मौका मिले, एक्चुअल में कुछ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 1 आध दिन हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में इसका बहुत साइंटिफिक इंपॉर्टेंट महत्व है कि आप अपनी बॉडी को कुछ देर के लिए छोड़िए ताकि जो गंदगी है उसको दूर कर सके। बॉडी में ऐसा नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन इंसानों में ज्यादा बीमारी क्यों हो रही है कि दिन भर ठूसे जा रहा है, मौका ही नहीं देता। और रात में तो शाम 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो सिर्फ सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक ही खाते हैं। और इंसान ही ऐसा है कि सूरज डूबने के बाद फिर खाता है और खाता है, और उधर रात के 4 बजे सवेरे 3 बजे तक खाता है। ये नेचर का विरोध है। चिड़िया आपने देखी है ना, वो शाम तक घोंसले में दाना पानी लेके आ जाती है, अब कुछ नहीं खाना है। लेकिन इंसान है कि फिर इंसानों ने मतलब नेचर का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है तो किसने किया है? इंसानों ने किया है। हर मामले में, चाहे खान पीन के मामले में हो, चाहे प्रजनन या रिप्रोडक्शन के मामले में भी हो। आप देखोगे हर जानवर का रिप्रोडक्शन का भी एक टाइम आता है, उसी टाइम पीरियड में वो बच्चे पैदा करते हैं। कुत्तों का सीजन चल रहा होगा या चल रहा होगा, आपने देखा होगा। लेकिन इंसान कैसा है? 12 महीने कर रहा है भाई, 12 महीने वो प्रजनन कर रहा है। बर्बाद इतनी आबादी कैसे हो पाई है? उसके इस घटिया कॉन्सेप्ट नेचर के खिलाफ जाने से। तो आपको नेचर को समझना है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैल सबका एक सीजन होता है हर चीज का, लेकिन इंसान का हर सीजन और मूड में ही है, सदाबहार मूड में, वही है ना। तो वो नहीं रहना है। तो आगे लिखिए, क्या लिखा आपने? 5 दिन बाद गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता हुआ। ये पूछा जाता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? गांधी प्लस अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, ये दोनों मिलके एग्री किए, सहमत किए कि भाई ऐसा करते हैं ना, पृथक निर्वाचक नहीं करते हैं, सीट रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस सीट पर, अब जैसे दलितों के लिए सीट रिजर्व हो गई तो दलित वर्ग का ही व्यक्ति लड़ेगा चुनाव। अब वोट सब करेंगे, ऐसा नहीं कि वोट वही करेंगे, वोट सब करेंगे, तो उनका भी मामला हो जाएगा ठीक, और समाज भी नहीं टूटेगा। ठीक है, इस वजह से ये बीच का समाधान निकला। लिख लिया? अब आगे लिखिए। पूना पैक्ट के अनुसार, महत्वपूर्ण बात तो आगे है। पूना पैक्ट के अनुसार
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी क्या हो गई? समाप्त। ठीक है, समाप्त कर दी गई। आगे लिखिए। और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 प्रांतीय विधानमंडलों में, ठीक है, मतलब जो प्रांत की विधानसभा है, प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। 148 पे सिर्फ दलित समुदाय का व्यक्ति लड़ेगा और कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है। तथा केंद्रीय विधानमंडलों में, ये तो प्रांतों की बात हो गई, केंद्रीय विधानमंडलों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। ठीक है, 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। ये हुई काम की बात। ठीक है, लिख लिया सबने? तो ये था ऐतिहासिक पूना पैक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था ये? 1942। ठीक है, आजादी से कितने साल हम दूर हैं? 5 साल ना? बस बहुत जल्द आपको आजादी मिलेगी, है ना? और अग्रिम बधाई इसके लिए। इसके बाद फिर हम उस जर्नी पे चलेंगे कि आज क्या चल रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि संविधान बना कैसे, क्या क्या चुनौतियां थी, और संविधान आज कैसे वर्क कर रहा है, आपके मूल अधिकार क्या हैं, डीपीएसपी क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कि आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो कैसे बनोगे आप, हाई कोर्ट का कैसे बनोगे, प्रधानमंत्री बनना है तो वो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनना है कैसे बनोगे, विधायक कैसे बनोगे, सांसद कैसे बनोगे, वो सारी चीज़। ठीक है, प्रधान बनना है गाँव का तो कैसे बनोगे, चेयरमैन बनना है नगर निगम अनपरा का, नगर पंचायत अनपरा का, कैसे बनोगे? जानते हो चेयरमैन को ना? कौन है चेयरमैन आपका? हाँ, तो वो सारी चीजें अगर आपको पद लेने हैं, क्योंकि बहुत पैसा आता है उसमें और पूरे डेवलपमेंट का काम उन्हीं के हाथ में है, तो कैसे करोगे आप? तो वो सारी चीजें उसके बारे में पढ़ोगे आप। तो अब देखो, आपने जाना है कि अब तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18। वेरी गुड। दूसरा कब हुआ? 1939 टू 1945। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और ये कौन सा समय है? दूसरे विश्व युद्ध का। अब विश्व युद्ध में आप जान रहे हो, हालांकि उसको विश्व युद्ध कहना पता नहीं क्यों कह देते हैं लोग, ज्यादातर जो लड़ाई थी कहां लड़ी जा रही थी? यूरोप में। तो आप उसको यूरोप का युद्ध कह दो ना। लेकिन हमेशा से माइंडसेट रहा है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं बन पाती। ठीक है, आज भी वही है, वही माइंडसेट है। जैसे यूक्रेन और रसिया अगर लड़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा है। भारत पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन यहीं बगल में जब भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, भारत चीना के डिस्प्यूट होते हैं, बांग्लादेश या अलग कोई देश के साथ डिस्प्यूट होते हैं, तो यूरोपियंस को या अमेरिकन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? क्योंकि वो पावरफुल लोग, वो डेवलप्ड लोग, ठीक है, वहां जरा से भी समस्या आती है पूरी दुनिया में हाईलाइट बन जाती है। और भारत में मरते सड़ते रहो। अफ्रीका में सोचो, अफ्रीका में हर देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है। सबसे ज्यादा लोग अफ्रीका में मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मर्डर, हत्या, अपहरण, डकैती कहां हो रही है? अफ्रीका में। मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक खूंखार आतंकवादी संगठन कौन है?
बोलो। हाँ, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है अब तक, बंगाल में है। ऐसा मत कहो, बंगाल को बदनाम मत करो, बंगाल में कोई नहीं है, हमारे देश में कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। यही तो बड़े गर्व की बात है कि कोई आतंकवादी संगठन हमारे देश में ऐसा नहीं है। और बताइए, और कौन से आतंकवादी संगठनों के नाम जानते हो आप? चलो मैं हिंट कर देता हूं, वो अफ्रीका का ही संगठन है। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, और उसके पड़ोसी देश, उसमें एक संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। क्या नाम है? बोको हराम। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। आपने इसके पहले आईएसआईएस का नाम सुना होगा, सुना था? इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया, लेकिन ये खत्म हो चुका है। इसके पहले आपने ओसामा बिन लादेन का संगठन का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करा देता है अमेरिका में, 3000 लोगों को 1 मिनट में मारता है। सुनी थी घटना? तालिबान का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारे संगठन है छोटे छोटे पाकिस्तान में, जो इंडिया में है, अक्सर हमला करते रहते हैं, लेकिन बोको हराम सबसे खतरनाक संगठन, ठीक है। तो सोचो, अब अफ्रीका में लूट मार चल रही है, लेकिन यूरोप को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूरोप में कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो जाता है। ये समस्या आ गई। तो आगे लिखिए इसमें थोड़ा सा। अब देखो हुआ क्या था, पहले समझ लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब ब्रिटेन को चाहिए क्या? लोगों का समर्थन। जब कोई देश युद्ध में जाता है ना, तो आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। आप अकेले युद्ध नहीं जीत पाओगे। जैसे भारत और पाकिस्तान का 2-4 दिन का युद्ध हुआ था ना, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। अब दोनों देश दुनिया में निकल पड़े कि हमारा समर्थन कौन कौन करेगा। आपने देखा होगा कि इंडिया के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बात थी। जितना समर्थन मिलना चाहिए था इंडिया को युद्ध के टाइम पे, उतना दुनिया से मिला नहीं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन है कि क्यों नहीं मिला भाई। हम तो आक्रामक थे नहीं, हम तो जबरदस्ती अटैक कर नहीं रहे थे। हमारे लोगों को मारा गया था, वो भी निहत्थे लोगों को, तब ने इंडिया ने अटैक किया था। तो दुनिया में समर्थन की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि युद्ध के बाद भी भारत ने प्रतिनिधि मंडल भेजे पूरे दुनिया में, सांसदों को, कि जाइए और बताइए कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, समझ लो। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है सिवाय एक चीज के, जो वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बाकी ना उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ना उनके यहाँ शिक्षा अच्छी है, ना स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, लोग मर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, क्या? न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इसीलिए वो पूरी दुनिया में उसकी पूंछ होती है हर जगह, समझ रहे हो। वो पूरी दुनिया में एक अपना स्थान रखता है, किसकी वजह से? न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनके पास ना होते तो ये समझ लो पाकिस्तान अब तक भारत का हिस्सा बन गया होता। बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान को कब्जा करना, ठीक है। लेकिन वो बचे क्यों हैं? सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, किम जोंग उन अमेरिका को धमका देता है। क्यों धमका देता है? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वरना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात है वो? अमेरिका चाहे तो उनको 2 मिनट में तबाह कर दे, लेकिन अमेरिका भी इसको कुछ नहीं करता। अमेरिका 5000 10,000 किलोमीटर दूर से आके ईरान में बमबारी कर देता है, लेकिन बगल में उसके नॉर्थ कोरिया है, 2000 किलोमीटर दूर पे, मार नहीं पाता उसको, कुछ नहीं कह पाता, उसकी धमकी सुन लेता है। किम जोंग उन से मिलने चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि किम आओ मिलने, ठीक है। क्यों? पावर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। क्योंकि वो बहुत मास डिस्ट्रक्शन होगा उससे, नो डाउट वो खत्म तो हो जाएगा। जैसे इंडिया अगर चाह ले कि पाकिस्तान को खत्म ही करना है, तो खत्म तो हो जाएगा, लेकिन खतरा भारत पे भी होगा। ऐसा नहीं कि भारत पूरा आधा भारत भी जा सकता है, क्योंकि जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरेंगे वहां तबाही ही तबाही होगी। उसका उदाहरण कैसे आप समझ सकते हो? हिरोशिमा नागासाकी को देख के, कि अमेरिका ने, सोचो, जापान ने समर्पण कर दिया था कि अब हम सरेंडर करते हैं, तब भी अमेरिका ने उनको ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उनको टेस्ट करना था, उनको दिखाना था कि दुनिया में दादा कैसे काम करता है, दुनिया का दादा,
दुनिया का चौधरी, और उसने हिरोशिमा और नागासाकी दो न्यूक्लियर बम गिराए। आज भी वहां की जमीन बंजर है, कोई कुछ पैदा नहीं होता, बीमारियां फैल चुकी हैं, ऐसे ऐसे जानवर, बच्चे भी, वहां तो सब बंजर हो गया, पूरी जमीन, सारे पूरे ऐसी खतरनाक वेव्स फैल गई कि बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कान उनके पैर में होते हैं, नाक उनके पीछे होती है, मतलब पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा आपका, ऐसी ये इतने खतरनाक है। इसी वजह से लोग न्यूक्लियर डिटरेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे ईरान और इजराइल के बीच में लगातार लड़ाई किस बात की है? ईरान चाहता है कि हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना ले। क्यों? हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लेंगे तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। और इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो इजराइल किसी से डरता नहीं है। इजराइल जहां देखो, इजराइल एक ऐसा देश है, वो कहते हैं ना क्लास का सबसे शरारती बच्चा, वो जहां मन कर रहा है वहां बम मार रहा है। कल उसने कतर पे मार दिया 2 दिन पहले। अब कतर सबसे सुरक्षित एरिया मानी जाती है, समझ रहे हो? वहां पे बैठ के कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे, तो कहा ये मीटिंग हमको सही नहीं लग रही है। उसके F-16 F-35 गए और वहां बम गिरा दिए, उन्हीं को मार के आ गए। और बहुत दूर है कतर से, ऐसा नहीं पास में। अब वो कह रहा है कि मैं टर्की को मारूंगा। टर्की अपने आप में एक बड़ा पावरफुल देश बनता है, ठीक है, और नाटो का मेंबर है। नाटो का मेंबर मीन्स नाटो का संगठन, नाटो एक संगठन है पूरी दुनिया में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि नाटो में जितने देश होंगे, अभी 32 देश हैं, तो अगर इनमें से किसी भी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो वो हमला सारे देशों के ऊपर माना जाएगा। मतलब अगर एक के हमला हुआ एक पर, तो 31 देश मिलकर जवाब देंगे उसको, समझ रहे हो? और इसमें सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। और यूएसए का सबसे खास है इजराइल। एक तरह से समझ लो यूएसए का बच्चा ही है, और वो नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन टर्की नाटो का मेंबर है। अब इजराइल कह रहा है कि मैं मारूंगा किसको? टर्की को। तो टर्की घबराया हुआ है कि अगर ये मारेगा भी तो नाटो वाले आएंगे नहीं मेरे पास, मुझे बचाने नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद यूएसए के संरक्षण में है। अब सोचो, कतर में जहां मारा ना उसने, कतर में अमेरिका की फोर्सेस हैं, अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम वहां पे खड़ा हुआ है कि कोई भी मिसाइल या बॉम्ब्स आते हैं तो उसको उड़ा देगा, लेकिन वो खड़ा रह गया, वो मार के चला गया। तो इसीलिए सारे देश अमेरिका से नाराज हो गए कि तुम्हारी सुरक्षा कैसी? अमेरिका दुनिया में सुरक्षा की गारंटी लेता है कि हमको पैसा दोगे ना तो तुमको सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन मनी, ठीक है। जैसे आपके एरिया में कुछ गुंडे बदमाश जो होते हैं, तो बड़े बड़े व्यापारियों से क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन मनी लाइए, महीने का 2 लाख पहुंचाइए, वरना आपकी दुकान लुट जाएगी, आपको बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में क्या मांगता है? प्रोटेक्शन मनी। फिर भी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी का एक चेला आके मार के चला जा रहा है, तो किसको मारेंगे? तो दुनिया उसी के हिसाब से चलती है जिसके हाथ में पावर होती है, ठीक है। तो पावरफुल बनिए, पावरफुल जो कर देता है वही सही है, उसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता। जिसके पास शक्ति है वो जो कर रहा है वही सच, वही सही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आप लोगों की? पावर अचीव करना। पावर मतलब क्या? हर प्रकार की, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर और मसल पावर भी, शरीर में भी आपके दम हो, ठीक है, वो भी। मेंटल पावर, दिमाग में भी आपके दम हो, पता चला बहुत मजबूत है आप, दिमाग से बुद्धू हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार की मजबूती होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत। बंद कर दो, विंडो बंद कर दो।